नमस्कार साथियों, संकल्प क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम लोगों ने संधि के विषय को पूर्ण करने के बाद आज आप लोगों के लिए संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं उनको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एसआई हो, रीट हो, पटवार हो, कोई सी भी परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संच है। प्रश्न कैसे आते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं संधि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे। सबसे पहला प्रश्न है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। प्रश्न क्या है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अशुद्ध शब्द की बात करें तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द होगा देखिए, आप लोग प्रश्न को पढ़िए, पढ़ने पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ अशुद्ध शब्द कौन सा है। मनः प्रसाद, अधपतन, मनोकामना और शब्द है निरोग। इनमें से जो अशुद्ध शब्द है उस अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। जल्दी कीजिए मित्रों। यहाँ अशुद्ध शब्द है मनोकामना। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि जो मनोकामना शब्द है वह मनोकामना शब्द ही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे सही अगर इसका हम वर्णन या विवेचन करें तो शब्द है मनः प्लस कामना। संधि विच्छेद विसर्ग संधि ओ की मात्रा मनोकामना शब्द में बनती भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नियम संधि के अंतर्गत नहीं है जो मनोकामना शब्द का निर्माण करे। इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा स। अगला प्रश्न देखिए, तन्वंगी शब्द में कौन सी संधि है। तन्वंगी शब्द में कौन सी संधि है। आप लोग देख सकते हैं कि तन्वंगी शब्द में वह आया है और वह से ठीक पहले आधा नहीं आ गया। तो वह से ठीक पहले यदि आधा नहीं आता है तो मैंने आपको ट्रिक के रूप में, जब विस्तार से मैंने आपको संधि के विषय पढ़ाए थे तो विस्तार में मैंने जो ट्रिक काम में ली जा सकती है उन ट्रिकों के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। तो आप लोग देखिए कि वह से पहले यदि न कोई भी अक्षर हलंत रूप में आता है तो वहाँ पर ऋण संधि होती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा अ। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना प्रश्न है वाक प्लस मय। आप लोग इसको देखते ही पता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो ट्रिक दिए थे वो ट्रिक यहाँ बहुत काम आने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि क के नीचे हलंत आ गया, और यदि किसी भी अक्षर के नीचे हलंत आता है और वह प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि के रूप में होता है, तब आप उसे शब्द में व्यंजन संधि को ही माने, क्योंकि ये ऐसा ही रूल्स है। अब आप लोग देख सकते हैं क आ गया, क के बाद म आ गया। तो आपको मैंने नियम बताया था, क च ट त प के बाद यदि म आता है तो ये क च ट त प अपने 5 अक्षर में बदल जाते हैं। तो यहाँ क का जो पंचम अक्षर है वह होगा अंग। क हलंत रूप में है तो ये भी हलंत रूप में है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह अंग किस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी हलंत रूप में। तो आप यहाँ आपको मिलेगा नहीं, यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। इस स में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यह मिल रहा है, इसलिए यहाँ इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा श। मैंने आपको विस्तार से भी बताया था, आप मेरे वीडियो को देखिए, देखने पर आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितने सरल तरीके से संधि को समझाने का प्रयास किया है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। शब्द आया है गवेषणा। अब आप इस गवेषणा शब्द
सबसे पहले तो आप विकल्प को देखिए। आप विकल्प को देखेंगे तो कई विकल्प तो आपके वैसे ही कट हो जाएंगे। जैसे एक तो ये विकल्प कट हो गया, एक ये विकल्प कट हो गया, क्योंकि इस नाम में एक ही मात्रा आई हुई है, और दूसरा यहाँ वह आया हुआ है। तो आप लोग देखिए कि ये दोनों कट हो गए। अब बचा कौन? ये वाला। तो ये जो चीज़ है सही होगा या ये सही होगा, इस चीज़ को ही आपको देखना है। तो आप लोग अपने विकल्प की तरफ जाएंगे तो शब्द होगा, यहाँ विकल्प द नहीं होगा, यहाँ विकल्प ब होगा। इसको आप ज़रा ठीक कर लीजिए। यहाँ द विकल्प नहीं है, यहाँ विकल्प होगा ब। ये विकल्प सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ओ की मात्रा और उसके बाद असमान स्वर आए तो अव बनता है। ओ की मात्रा के बाद असमान स्वर आए, अयादी स्वर संधि हम लोग यहाँ देखते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से जो संधि बनती है, यहाँ इसका विकल्प होगा ब। इसको आप ठीक करें, यह गलत है। चलिए आगे हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, मनोरम शब्द में संधि कौन सी है? बिल्कुल सरल सा प्रश्न पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछने का प्रकार देखिए। इसने यहाँ मनोरम शब्द में संधि कौन सी, केवल संधि शब्द पूछा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले तो देखिए इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यदि आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें संधि विच्छेद होगा मनः प्लस रम। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः प्लस रम। तो मनः प्लस रम हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, क्योंकि यहाँ विसर्ग दिया हुआ है। तो इस मनोरम शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग होगा। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसको सही ढंग से नहीं देख पाते हैं और इस वजह से हमारा प्रश्न गलत होता है। आप लोग शब्द को समझें, समझने के बाद ही उसका उत्तर दें। विकल्प चारों पढ़ें, एक विकल्प दो विकल्प पढ़ने के बाद उत्तर ना दें। तो इसका विकल्प हो जाएगा स। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वह प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो यदि हम इन प्रश्नों का संच अपने पास सुरक्षित रख लें और इनको एक बार दो बार ठीक ढंग से देख लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें संधि के कैसे प्रश्नों का सामना परीक्षा के अंतर्गत करना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? यानी इन चारों विकल्पों में से ऐसे शब्दों को ढूंढना है जिन शब्दों में संधि का प्रयोग हुआ है, वो भी सभी। चलिए, तो आप लोग ने कभी नीमड़ी शब्द, इसमें संधि कहीं नजर नहीं आ रही है। यहाँ नीम और डी लिखा हुआ है। दुर्जन शब्द में संधि आ रही है नजर, विसर्ग संधि। निश्चल में भी विसर्ग संधि नजर आ रही है, लेकिन इसमें संधि नजर नहीं आ रही। कट कर दीजिए, पहला विकल्प कट हो गया। अब हम लोग देखते हैं मनोज, तो आप लोग कहेंगे मना प्लस ज, विसर्ग संधि है। दिनेश, दिन प्लस ईस, दिनेश हो जाएगा। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि हो जाएगा। इनमें तीनों ही विकल्पों में आपको संधि हो रही है, यानी एक विकल्प तो ये आपको सही नजर आ ही रहा है। अब हम चलते हैं साकार, स प्लस आकार, सर प्लस रौद, लेकिन इस मयूर शब्द में कोई भी संधि नहीं है। सरोज शब्द में है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ नरेंद्र की बात करते हैं, इसमें संधि दी हुई है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की कोई भी संधि नहीं दी हुई। प्र प्लस दोष, ये तो उपसर्ग का नियम आ गया। यहाँ भी कोई सम प्लस कुल, संकुल आ गया, तो यहाँ भी उपसर्ग वाला आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों ही विकल्प चाहिए जिसमें सारे शब्द, ऐसा विकल्प चाहिए जिसमें सारे ही शब्द संधि युक्त हों।
तो ऐसा विकल्प एक ही है, वह ब। तो आप लोग ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना, तो हम कई बार जल्दबाजी कर देते हैं। जल्दबाजी क्या करते हैं, 2 शब्दों को देखते हैं, तीसरे को देखते ही नहीं है, कई बार 4 शब्द दे देते हैं। तो उनको पूरे को पढ़ने के बाद, उन सब का विश्लेषण करने के बाद ऐसे शब्दों में उत्तर देना चाहिए। तो यहाँ विकल्प होगा ब। यदि मेरे जो प्रश्न आपके सामने रखे जा रहे हैं वो आपको ठीक लग रहे हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए कि किस प्रकार से मैंने आप लोगों को संधि के जो बिंदु हैं, संधि के जो नियम हैं वो समझाए थे, कितने सरल तरीके से समझाए। चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो भी मैंने प्रश्न दिए हैं यह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछने के जो प्रकार होते हैं उन सभी प्रकारों का संच मैंने एक ही जगह रखा है, ताकि आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, षणमुख शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि षणमुख शब्द लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ण और म दोनों ही साथ में आ गए। ण और म जब साथ में आते हैं तो अभी हमने एक संधि के नियम को देखा ही था वांग में, वैसा ही यह नियम है क च ट त प। तो इन पांचों अक्षरों के बाद यहाँ म की और न की, इन दोनों में से किसी का भी आगमन हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो क च ट त प मैंने अभी बोल के सुनाया था, इन्हीं के पंचम अक्षर को लेकर आते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, तो ये पंचम अक्षर किसकी जगह आया, तो आप लोग कह देंगे ये जो पंचम अक्षर आया है वह ट की जगह आया है। किसकी जगह आया है, ट की जगह आया है। तो ट की जगह है, तो देखिए ट कैसा है, ये रट है। आप कहेंगे ये विकल्प आ गया सर, ये विकल्प पहले ही आ गया है ना। तो अब हमारे सामने समस्या क्या होगी, न किस प्रकार का है, हलंत रूप में है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को ट का जो रूप का चयन करना है वह हलंत रूप में ही करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसका ध्यान आप लोगों को रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, शीत प्लस ऋतु। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये शब्द कई बार हम लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, शीत प्लस ऋतु। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, शीत और ऋतु। सबसे पहले तो देखिए यहाँ ध्वनि किसकी आई, अ की ध्वनि आई। किसकी आई, अ की ध्वनि आ गई। और अ की ध्वनि के बाद कौन सी है ध्वनि, ये री ध्वनि है। अ और री को जब मिलाते हैं तो आप लोग देखते हैं अ आ के बाद यदि री का आगमन होता है तो वह संधि चली जाती है गुण संधि। तो अब गुण संधि चली गई, तो अब करना क्या है, इस को हटाना है और लेकर किसको आना है, अर को लेकर आना है। तो अर को लाएंगे तो रह किस प्रकार का है, हलंत रूप में। तो अब रह जब हलंत रूप में आता है तो वो क्या करता है, अपने बाद वाले शब्द के सिर पर चढ़ जाता है, इस प्रकार से रेफ रूप में। तो ऐसा कहाँ हो रखा है, तो आप लोग कहेंगे एक तो इसमें हो रखा है और एक इसमें हो रखा है, इसमें नहीं हो रखा है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। समझने के प्रकार बता रहा हूँ। उपयुक्त सभी है नहीं, क्योंकि ये भी गलत हो गया। विकल्प कितने बचे, 2 बचे। ऊ की मात्रा कहीं भी नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं है मित्रों। तो जब नहीं है तो आप लोग इसको भी कट कीजिए। यहाँ इनमें कहीं भी ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, नहीं है, तो यहाँ क्यों आ गई, इसको भी कट कीजिए। तो बचा कौन, शीत प्लस ऋतु। तो इस प्रकार से इसका विकल्प क्या हो गया, अ हो गया। आप लोग बड़ी आसानी से, बड़ी सरल तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, रामायण शब्द में संधि। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लेकिन बहुत सरल प्रश्न है। आपको करना क्या है, आप लोग देखिए कि शब्द है रामायण, संधि पूछिए। संधि पूछिए तो एक विकल्प होता है तब तक तो ठीक है। अब एक विकल्प में भी जब 2 विकल्प दे दिया जाए तब थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो आप लोग कहेंगे रामायण शब्द में, रामायण शब्द बनता कैसे है, ये इस प्रकार से रामायण शब्द बनता है, राम प्लस अयन। शब्द क्या बना है, राम प्लस अयन। तो आप लोग देख सकते हैं राम प्लस अयन, इसका संधि विच्छेद है। तो इसमें
अ की ध्वनि, इसमें अ की ध्वनि, तो अ मिलके क्या बन जाएगा, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अ बन के आ बन जाएगा। तो इसका मतलब एक तो संधि कौन सी हो गई, स्वर संधि हो गई। और दूसरा, जब हम इसको मिलाएंगे तो ये न जो है वो किस में बदल गया, यहाँ पर ण में बदल गया। तो बदला कौन, व्यंजन बदला है, व्यंजन में परिवर्तन हुआ है। तो जब व्यंजन में परिवर्तन हो गया, स्वरों में भी परिवर्तन हो गया, तो कौन से हो गए, ये स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया। तो यहाँ देखिए व्यंजन और स्वर, दो संधियां एक साथ है, व्यंजन और स्वर। तो इसका विकल्प क्या होगा, इसका विकल्प होगा द। हम आगे चलते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वह व्यंजन संधि का सही विकल्प कौन सा है, किसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। तो एक आसान तरीका आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि जिस शब्द में यदि किसी अक्षर के नीचे हलंत लगा हुआ हो तो सबसे पहले उसका हम लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ हलंत है क्या किसी शब्द के साथ, उसका चयन करना चाहिए। तो देखिए इसमें ऊ की मात्रा की, इसमें अ की मात्रा है, लेकिन इसमें कौन है, हलंत है, इसमें अ की मात्रा है। यहाँ कौन है, ई ई ई, यानी इसमें भी स्वर, इसमें भी स्वर, इसमें भी स्वर और इसमें भी स्वर, इसमें भी स्वर और इसमें भी स्वर, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तब आप लोग कह सकते हैं कि एक ही विकल्प है जिसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प क्रमांक स इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। किस में व्यंजन संधि के सभी विकल्प सही हैं, यानी ये प्रश्न क्या कहता है कि ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी के सभी शब्द दिए हुए वो सारे व्यंजन संधि के ही हों, वो चीज़ का चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं मनोविकार, तो मन प्लस विकार हो जाएगा, चलो छोड़ो, ये के शब्द से ही कट हो गया, मन प्लस विकार है, इसका विकल्प छोड़ दीजिए। अगला देखिए उच्छ्वास, हाँ इसमें हो सकता है, 6 और 6 आधे हैं। उद्यत इसमें भी हो सकता है, उज्ज्वल इसमें भी हो सकता है। ये अभिषेक वाला मामला क्या कहता है भाई, तो अभिषेक वाला मामला कहता है ये भी व्यंजन संधि का ही नियम है। ये कहता है कि यदि ई और ऊ के बाद श सड़क वाला आएगा तो उसे संधि करते समय स षटकोण वाले में बदल देंगे। बिल्कुल ये भी व्यंजन संधि का ही विकल्प है। चलिए तो इसमें सारे के सारे जो शब्द हैं वो सारे व्यंजन संधि के ही हैं। इसमें जलोग आ गया और इसमें दासरथी आ गया। तो चलिए ये दोनों ही शब्द व्यंजन संधि के नहीं हैं, तो इसलिए ऐसा विकल्प केवल एक में ही है और वो विकल्प ब है। तो चलिए ब विकल्प इसका एकदम सही विकल्प है। 12 नंबर प्रश्न, गुण संधि का उदाहरण नहीं है, किसमें गुण संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब एक मात्रा होती है, जब एक मात्रा के साथ इस प्रकार से ए की मात्रा, ओ की मात्रा और र इस प्रकार से हो, तब वहाँ गुण संधि का प्रयोग करते हैं। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और र रेफ रूप में होगा तो वहाँ हम लोग गुण संधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसमें ए की मात्रा आ गई, इसमें इसको नहीं, इसको देखिए ओ की मात्रा आ गई, इसमें देखिए ये आ गया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आया। पृथ्वी और ईश्वर, ये दीर्घ रूप आ गया, तो ये दीर्घ संधि हो गई। तो यहाँ हम लोगों को क्या देखना था, हमें गुण संधि का उदाहरण नहीं है इसका चयन करना था, तो यही है। तो विकल्प हो गया द। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तपोवन में कौन सी संधि है, तपोवन। आप लोग मेरे वीडियो को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ओ की मात्रा 2 संधियों में आती है, एक तो विसर्ग संधि में आती है और एक स्वर संधि की गुण संधि में आती है ओ की मात्रा। लेकिन इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं
तब हम लोगों को थोड़ी सावधानी रखनी होती है। जब आप सावधानी रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने चयन सही किया है या नहीं। मैंने इसीलिए ऐसे शब्दों का भी चयन करके इस वीडियो में दिया है ताकि आपको पता चले कि हम जिस वीडियो को पढ़ चुके हैं वो वीडियो सारे मैंने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही करवाए हैं। ऐसे ही नहीं कि बस ये नियम है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ मुझे आवश्यकता लगी वहाँ मैंने तुलनात्मक अध्ययन करवाया है। तो आप मेरे वीडियो को देखिए ताकि आपको लगेगा कि हम लोगों ने वीडियो देखकर किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं की है। तो इसमें मूल में विसर्ग संधि का ही प्रयोग होगा, तो इसका विकल्प होगा अ। अब हम आगे चलते हैं। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? प्रश्न को भी ध्यान से देखना है। विच्छेद सही नहीं है का चयन करना है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ प्र प्लस ऊड प्रोड हो गया, नी प्लस ऊन न्यून हो गया, अंबु प्लस उर्मी अंबुर्मी हो गया और सची प्लस इंद्र सचिंद्र हो गया। तो अब इन चारों में से चयन करना है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो नी प्लस ऊन न्यून नहीं होता, यही एकमात्र विकल्प इसमें गलत है। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ब। इसका उत्तर होगा ब। क्यों होगा? ज़्यादा इसमें मिस्टेक नहीं है। इसमें गलत होने वाली चीज़ क्या है? इसमें जो ई की मात्रा दे रखी है, मूल में इसमें ई की मात्रा छोटी आएगी, लेकिन यहाँ ई की मात्रा बड़ी दे रखी है, इसलिए यह शब्द संधि विच्छेद इसका सही नहीं है। चलिए आगे अपने जो अगले प्रश्न की तरफ। रावण शब्द में संधि है, बहुत बढ़िया प्रश्न। एक बार फिर संधि विच्छेद करिए। सबसे पहले तो संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रावण शब्द का जो संधि विच्छेद है रौ प्लस अन क्या है? रो प्लस अन, रो नहीं है, रो प्लस अन है, क्योंकि आ की मात्रा आ गई ना। यहाँ र के साथ अ, आ और व। आव किस में बनता है? आप लोग जानते हैं कि आव शब्द किस में बनता है? अयादि स्वर संधि में बनता है। अब आपको ढूंढना है वही अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न आया था। आप लोग देखिए, प्रश्न के प्रकार को देखिए, प्रश्न कैसा है, प्रश्न किस प्रकार से आया है उसको देखिए। रावण शब्द में संधि है, रावण शब्द में स्वर संधि भी है और न का न हो गया, इसलिए व्यंजन संधि भी है। अर्थात विकल्प ब इसका सही है। केवल एक, केवल दो, एक या तीन ये नहीं, पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, तो इसका सही विकल्प होगा ब। चलिए आगे चलते हैं। संधि युक्त शब्द कौन सा है? संधि युक्त शब्द यानी जिसमें सही संधि हो रखी हो। शब्दों को जब पढ़ेंगे तो लघु प्लस उत्तर पहले में तो नजर आ रहा है, तो ये एक विकल्प तो आप अपने मान के चलिए। गुरोपदेश ये गलत है। अभीप्सा में ई की मात्रा बड़ी आती है। गत्यावरोध, गत्यावरोध नहीं होता, गत्यवरोध होता है, ये भी गलत है। इसका मतलब आपका जो सही विकल्प है वह है अ। आगे चलते हैं। यदि हमारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों को, दोस्तों को बताइए। इत्मीनान से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई है और इन प्रश्नों को देखकर हमारे वीडियो को भी देखिए ताकि आपको दोनों चीज़ें ही समझ में आ जाए। उद्धरण शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? अगला प्रश्न है। तो आप लोग देख सकते हैं उत का प्रयोग हो रखा है सभी जगह, लेकिन यहाँ पूरा है, इसका मतलब ये तो नहीं है। और पीछे र दिया हुआ है, त के बाद र का ऐसा कोई नियम नहीं है। त के बाद अ का अगर करते हैं तो उतण हो जाएगा, तो ये भी सही नहीं है, ये भी कोई नियम नहीं है। त के बाद र वाला कोई नियम हमने पढ़ा नहीं, तो बचा कौन? अ बचा उत प्लस हरण, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उद्धरण, क्योंकि त के बाद ह आता है तो त को द में और ह को ध में बदल देते हैं। आगे चलते हैं।
प्रश्न क्रमांक 18 बहुत महत्वपूर्ण अपवाद के रूप में बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ शब्द है। अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या है? अधिकांश या तो इसको ठीक मानते हैं या इसको ठीक मानते हैं। ये तो ठीक हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हलंत रूप में दे दिया तो इसको तो कट ही कर देते हैं। अब इसको और इसको मानते हैं। यह एक सबसे बड़ा अपवाद के रूप में जाना जाने वाला शब्द है। अक्ष प्लस ओहिणी या ओहिणी नहीं होता, अक्ष प्लस ओहिणी होता है। यह विकल्प इसका सबसे सही है और इस विकल्प को आप याद भी कर लीजिए, ध्यान में भी रखिए, क्योंकि यह यण संधि और वृद्धि संधि का अपवाद के रूप में जाना जाता है। प्रौढ़ शब्द भी जाना जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न पर स्टार भी लगा सकते हैं क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कई बार परीक्षाओं में पूछकर कंफ्यूज किया जा चुका है। विकल्प भी इस प्रकार से देते हैं कि हमें कोई ना कोई ठीक लगता ही है, जबकि इसका सही विकल्प होगा ब। इसके तरफ आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। अक्ष प्लस ऊहिणी, ऊ आएगा बड़ा। चलिए आगे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। व्यंजन संधि के लिए प्रयुक्त सूत्र कौन से हैं? व्यंजन संधि के लिए व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, यानी एक तरफ व्यंजन आना चाहिए तो एक तरफ व्यंजन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे के सारे विकल्प सही हैं। अंतिम प्रश्न, संधि युक्त शब्द नहीं है। संधि युक्त शब्द नहीं है। पहले क्या था? संधि युक्त शब्द बताइए। अब क्या आ गया? संधि युक्त शब्द नहीं है। तो देखिए लघु उत्तर में आ गया लघु प्लस उत्तर, परम प्लस अर्थ आ गया। पहले अभीप्सा शब्द जो था वह कैसा था? ई की मात्रा छोटी थी, जबकि इसमें ई की मात्रा बड़ी आ गई। इसका मतलब अभी प्लस ईप्सा, ये सही हो गया। और अब गत्यावरोध मैंने आपको बोल के भी सुनाया था कि गत्यावरोध नहीं होता, ये होता है ग, ये आ की मात्रा इसमें नहीं आएगी बस। लेकिन यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि यही विकल्प इस प्रश्न का सही है। तो मैंने आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संच रखा है। प्रश्न कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने के जो प्रकार हैं, उन सभी प्रकारों को मैंने आपके सामने रखा है। तो आप लोग इनको देखिए, समझिए, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इनको समझने के लिए हमारा वीडियो भी देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।